हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पहले के जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको अकबर का परिचय पढ़ाया है, उसका प्रारंभिक जीवन पढ़ाया है, राजनीतिक अभियान पढ़ाए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, इस क्षेत्र में अकबर की अनूठी उपलब्धि दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अपनाना था, जो वस्तुतः मध्य एशियाई मूल्यों से प्रेरित थी। सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे करने के लिए 1577 में अकबर ने एक एकल प्रणाली अपनाई जो कि थी मनसबदारी व्यवस्था। अब देखिए, मनसब क्या होता है। मनसबदार, या आपने ये वर्ड सुना होगा हिस्ट्री में, तो मनसबदार जो होता है वो किसी को भी एक ओहदा देना होता है, किसी को भी एक पद देना होता है। और वही प्रणाली 1592 में अकबर ने द्विवर्गीकरण इसका कर दिया, यानी कि इसको दो वर्गों में बांट दिया, एक जात में और एक सवार में। ठीक है, दो प्रणाली थी अब, एक जात और एक सवार। जात का मतलब था कि जो मनसबदार थी उसकी हैसियत, व्यक्तित्व कैसा है, ये जो था वो जात वर्गीकरण में था। और सवार मतलब कि घुड़सवारों की संख्या। अब देखिए, होता ये था कि मनसबदार के पद होते थे कि कौन किस श्रेणी में है। कोई उच्च श्रेणी में होता था, कोई निम्न श्रेणी में होता था। तो जो उच्च श्रेणी में होते थे उनको लगभग 14,000 तक जो घोड़े मिलते थे, पर जो सबसे निम्न श्रेणी में होते थे उनको 10 से लेकर के 500 के बीच घोड़े दिए जाते थे। तो घुड़सवारों की संख्या से ही पता चल जाता था कि इस मनसबदार का जो पद है वो कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है या कितना निम्न है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जितने घोड़े जिसके पास होंगे उससे पता चल जाएगा कि इसका जो पद है वो कितना ऊंचा है। ठीक है। अबुल फजल ने आईनी अकबरी में मनसब के 66 वर्गों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसने ये विभाजित किया था, 1+30+30+5 में। और ये कहा जाता है कि ये अल्लाह वर्ड से इसने इसको लिया था और इस तरह से इसने जो ये है मनसबदार के वर्ग थे वो 66 वर्गों में बांटा था। ठीक है, चलिए अब अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। तो धार्मिक नीति में इसने बहुत ध्यान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इसकी जो नीति थी वो किस पे आधारित थी। तो वो थी सुलह एक कुल पे। तो सुलह एक कुल का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, जो वर्ड्स रहते हैं ये उर्दू के रहते हैं तो आपको इनका मतलब एकदम से नहीं पता चल पाएगा। तो जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में वो होता है सर्वधर्म मैत्री, यानी कि जो सारे के सारे धर्म हैं उनका आपस में मित्रतापूर्वक संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे ही जो है अकबर ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। वो सभी धर्मों को एक सा मानना चाहता था, या उनके ऊपर जो है और भी मतलब रिसर्च करता रहता था कि हर धर्म में किस तरह से जो है होता है, हर धर्म क्या अलग अलग हैं या एक समान है, सब देवता जो हैं वो एक एक ही हैं या अलग अलग है। इस पर बहुत ज़्यादा विचार जो है अकबर करता था। तो सबसे पहले उसने 1562 में क्या किया, जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे तो उनको पहले क्या करते थे कि जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे उनको दास बना दिया जाता था। तो इस पे सबसे पहले उसने रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, जो तीर्थ यात्रा में कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया। और 1564 पे जजिया पर रोक लगा दिया। अब जजिया क्या था ये मैंने कहीं वीडियोस में आपको बताया है। जजिया जो एक कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, तो इस पर भी उसने रोक लगा दिया। अब देखिए, वस्तुतः अकबर इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष से प्रभावित था, अर्थात सूफी मत की और उसका अधिक झुकाव था। और उसकी चाहत धार्मिक सत्य की खोज करना था। मतलब वो हमेशा चाहता था कि जो ये धार्मिक है इसकी सत्य पे जाना चाहता था, इसकी खोज करना चाहता था। तो इसलिए उसने क्रमिक रूप से निम्न धारणाएं प्रस्तुत की। ठीक है, अब वो क्या क्या थी।
इसको जानते हैं। सबसे पहले 1575, देखिए सन याद रखेंगे, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की का निर्माण कर प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया। तो हर बृहस्पतिवार को उसमें जो है फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने का निर्माण करवाया था, उसमें हर बृहस्पतिवार को धार्मिक सम्मेलन होता था। पर शुरू में इसमें सिर्फ सुन्नी मुसलमान आते थे चर्चा के लिए, पर बाद में इसने विभिन्न धर्म के गुरुओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें क्या ध्यान में रखना है कि इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ और कहाँ हुआ, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अब बाद में और भी धर्म गुरु आने लगे। तो हिंदू में जो आते थे वो थे देवी तथा पुरुषोत्तम। पारसी के जो गुरु थे वो थे मेहरजी और राणा दस्तूरी राणा मेहरजी राणा और दस्तूरी राणा। ईसाई और पुर्तगाली का जो गुरु थे धार्मिक वो थे आका बीवा और मोन्स्ट्रेट। और जैन के जो थे वो थे हरि विजय सूरी और जिनचंद्र सूरी। तो देखिए ये आपको ध्यान में नहीं रखने, उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है कि इन धर्म से ये गुरु उनके धार्मिक चर्चा में आते थे, धार्मिक सम्मेलन में आते थे। अकबर ने इसी दौरान पुर्तगालियों और ईसाइयों का लाहौर और आगरा में चर्च बनवाने की अनुमति दी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप साथ साथ में आधुनिक भारत को भी रिलेट करते चलना है, ताकि आपको जब आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगी इसके बाद जो मध्यकालीन भारत है उसके कुछ ही टॉपिक सब रह गए हैं। इसके बाद जो है आधुनिक भारत के टॉपिक्स आएंगे, तो उसमें आपको ये सब ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब भी उसमें आएगा, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, आगे 1579 में महजर की घोषणा करता है। अब महजर क्या था, देखिए अकबर ने महजर की संकल्पना के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया कि यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद की स्थिति बनती है तो उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास होगा। तो ये घोषणा 1579 में अकबर द्वारा कर दी गई कि धार्मिक जो चर्चाएं होती थी, धार्मिक सम्मेलन होते थे, तो इसमें अब हर गुरु आने लग गए, हर धर्म के लोग इसमें आने लग गए। तो होता ये है कि जब विचार नहीं मिलते, अब होता ये है कि हर धर्म के विचार अलग अलग होते हैं, नहीं मिलते, तो बस उसमें ये घोषणा कर दी गई कि अगर विचार ना मिले, विचार में मतभेद हो, तो उसकी जो आखिरी व्याख्या और आखिरी जो फैसला होगा वो शासक ही करेगा, यानी कि खुद अकबर करेगा। ठीक है, अकबर ने अपने आप को अमीर उल मोमिनीन कहा। वह 1258 के बाद संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने यह पदवी धारण की। सामान्यतः यह पदवी खलीफा धारण करते थे। ठीक है, तो देखिए मोमिनीन का अर्थ क्या होता है, मुसलमानों का सर्वोच्च शासक। ठीक है, तो इसने अपने आप को ये अमीर उल मोमिनीन घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1582 में स्थापना होती है, यानी कि एक और जो है संगठन बनता है दीन ए इलाई। ठीक है, बदायूनी और अबुल फजल ने इसे तौहीद ए इलाई कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी दीन ए इलाई की जगह तौहीद ए इलाई आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये दीन ए इलाई ही है। ठीक है, और इसका जो वो स्थापना हुई थी, यानी कि जो संगठन बना था वो 1582 में बना था। दीन ए इलाई वास्तव में आचार संहिता के रूप में थी, जिसमें सामाजिक धार्मिक समाज स्थापित किया जा सकता था और यह सभी धर्मों के लिए खुला था। अब देखिए आचार संहिता क्या होती है, आप इसको चुनाव से रिलेट मत करिए। आचार संहिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आचरण संबंधी नियम। ठीक है, तो ये जो था दीन ए इलाई, उसको वो था जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हो सकते थे। अकबर ने कहीं ईसाई, पारसी, जैन एवं हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को अपनाया, जैसे हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेना, तिलक लगाना, झरोखा दर्शन आदि। देखिए आपको पता होगा कि तिलक लगाना क्या होता है ना, सिर पे जो माथे में तिलक लगाई जाती है। झरोखा दर्शन क्या होता है, देखिए आपको पता होगा, आपने कहीं सीरियल या मूवीज़ देखी होगी। अब अकबर से रिलेटेड तो बहुत बनी है, तो उसमें जो अकबर रहता है वो अपनी बालकनी में आकर के
जनता को अपना दर्शन देता है ना, तो उसी को ही झरोखा दर्शन कहते हैं। तो उसी बालकोनी को उस समय झरोखा कहा जाता था, ठीक है। तो उसी को ही कहते हैं झरोखा दर्शन। 1583 ईस्वी में अकबर ने हिजरी संवत की जगह एक नए संवत के रूप में इलाही संवत को अपनाया। वयाजिद अंसारी नामक व्यक्ति ने इसके शासनकाल में खुद को पैगंबर घोषित कर दिया। तो ये सब तो थे इसकी धार्मिक नीति में जो भी फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं वित्तीय सुधार की। तो सबसे पहले मुद्रा प्रणाली में 1577 ईस्वी में अकबर ने टकसाल गिरोह में सुधार किया और दिल्ली के टकसाल का दरोगा अब्दुल सिराजी को बना दिया। तो आपको ये याद में रखना है कि जो दिल्ली का दरोगा था, टकसाल का दरोगा, वो कौन था? तो अब्दुल सिराजी, ठीक है। सूबों में टकसालों के प्रमुख को चौधरी कहा गया, ठीक है। तो सूबा मतलब प्रांत से मतलब है सूबे का। तो सूबा जो होता था वो प्रांत होता था, एक प्रांत। उसके जो प्रमुख था, टकसाल का जो प्रमुख था, उसको क्या कहा गया? चौधरी कहा गया, ठीक है। सिक्कों के प्रकार कैसे होते थे? और आपको पता होगा टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ मुद्राएं बनती हैं, अंकित की जाती हैं, उसको टकसाल गिरह कहते हैं, ठीक है। सिक्कों के प्रकार, अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर राम सिया उत्कीर्ण करवाया, ठीक है। शेरशाह की मुद्रा प्रणाली के अनुरूप ही अकबर ने भी चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। अब जो अकबर के काल में एक चांदी का रुपये था वो 40 था इसका दाम, और शेरशाह के काल में एक रुपये जो था वो था 64 दाम, ठीक है। अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की। तो शेरशाह से आगे बढ़ते हुए, जैसे शेरशाह की प्रणाली थी उससे आगे बढ़ते हुए अकबर ने 2 प्रकार से भूमि का वर्गीकरण करवाया। प्रथम प्रकार में उच्च, मध्य व निम्न प्रकार की भूमि होती थी, ठीक है। द्वितीय प्रकार जो था वो इम्पॉर्टेंट है, उत्पादन व बुवाई की निरंतरता के आधार पर, जिसमें 4 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। वो 4 प्रकार की भूमि कौन कौन सी थी? पोलज, पर्ती, चाचार और बंजर। तो देखिए पोलज कौन सी भूमि होती थी? पोलज वो भूमि होती थी जिसमें हर वर्ष बुवाई होती थी, ठीक है। पर्ती कौन सी भूमि होती थी? जिस पोलज भूमि में, मतलब जिस भूमि में हर वर्ष बुवाई हो रही है पर उसमें 1-2 वर्षों से बुवाई नहीं हुई हो, उसको कहते थे पर्ती भूमि, ठीक है। उसके बाद चाचार वो भूमि होती थी जिसमें 3-4 सालों से बुवाई ना हुई हो, उस भूमि को कहते थे चाचार। और बंजर भूमि उसको घोषित कर दिया जाता था जिस भूमि में 5 वर्षों से अधिक समय तक न बोई जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? बंजर भूमि, ठीक है। 1570 से 71 के बीच मुजफ्फर खां और टोडरमल को अपनी भू राजस्व व्यवस्था से जुड़कर अपने मौलिक प्रयोग के लिए पहला कदम अकबर ने उठाया। तो इन दोनों को शामिल कर दिया, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी भू राजस्व व्यवस्था जो है लागू करी। जो ये टोडरमल, आपको पता भी होगा, ये वित्त मंत्री था अकबर का, यही सारा राजस्व संभालता था, जो कि अकबर के एक 9 रत्न में से एक है, ठीक है। 1573 ईस्वी में वह संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी, जिसको आमिल या अमल गुजार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो है नियुक्ति करता है। कहाँ? उत्तर भारत में। जिसका दायित्व क्या था? अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूलना, ठीक है। तो ये उसका दूसरा कदम, ठीक। 1580 में वह देसाला प्रणाली को लागू करता है जिसमें स्थानीय कीमतों, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अब देखिए देसाला प्रणाली क्या होती है? हर 10 साल में जितनी भी भूमि में जितना भी उत्पादन हुआ, जितनी भी लागत आई, जितना भी मतलब पैसा लगा, उसका पूरी तरह से सर्वेक्षण व निरीक्षण करना ही देसाला प्रणाली कहलाता है, ठीक है। तो ये जो प्रणाली अपनाई वो अपनाई 1580 में। उसके बाद 1586 और 87 ईस्वी में अकबर ने गज ए सिकंदरी, जो कि सिकंदर लोधी द्वारा जारी किया गया था, उस अंक की जगह गज ए इलाई, जिसकी पैमाइश कितनी थी? 41 अंगुल, उसको अपनाया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अकबर के शासनकाल में कृषकों के वर्गीकरण किस तरह से थे? देखिए आप इसे।
मुगल कालीन कृषक समुदाय स्पष्ट रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि मुगल कालीन कृषक समुदाय कितने वर्गों में विभाजित था। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्गों में विभाजित था, जो कि था खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियान। अब देखिए इसको समझते हैं। खुद कास्ट किन कृषकों को कहते थे, किन किसानों को कहते थे खुद कास्ट? खुद कास्ट तो वैसे किसान होते थे जो अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे। ठीक है, इस बात को समझना। खुद कास्ट किसे कहते थे? जो किसान अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे। इनको फिर मालिक ए ज़मीन भी कहा जाता था। मालिक ए ज़मीन मतलब भूमि का स्वामी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पाही कास्ट की। पाही कास्ट ऐसे किसान होते थे जो दूसरे के गांव में जाकर कृषि करते थे। ठीक, और इनकी फिर क्या होती थी? खुद कास्ट किसानों का स्तर से थोड़ा कम स्तर होता था इनका, क्योंकि इनके पास अपनी जो है भूमि नहीं होती थी। ये दूसरों के गांव में जाकर के कृषि करते थे। और लास्ट वन मुजारियन। मुजारियान किसे कहते थे, किन किसानों को कहते थे? जो अपनी भूमि पर खेती तो करते थे, ठीक है, इनके पास थोड़ी बहुत अपनी भूमि होती थी, पर थोड़ी सी भूमि जो है खुद कास्ट किसान से किराए पर लेकर के करते थे। ठीक है, और इन्हीं किसानों को क्या कहा जाता था? मुजारा किसान या मुजारा कृषक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 3 प्रकार के किसान कैसे कैसे होते थे। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है इसका, अकबर के नवरत्न, इसको पढ़ते हैं। तो अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? बीरबल। ठीक है, सबसे पहले बीरबल के बारे में पढ़ते हैं। इसका जन्म जो है कालपी में हुआ था। तो कालपी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका बचपन का नाम था महेश दास। तो ये कई बार पूछा गया है, और पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था बीरबल की मृत्यु कहाँ हुई थी? कश्मीर अभियान में। ठीक है, अबुल फजल, जिसकी रचना है आईने अकबरी और अकबरनामा। टोडरमल, टोडरमल ने भूमि संबंधी सुधार करवाया। ये आपको अभी मैंने पढ़ाया आज के टॉपिक में, और ये वित्त मंत्री भी था अकबर का। तानसेन, इसका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। ठीक है, नाम याद रखेंगे, मूल नाम रामतनु पांडे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो याद रखेंगे, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। ठीक है, 2 कृतियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं तानसेन की, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। ठीक है, एक देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, तानसेन और बीरबल का जो है मूल नाम आता है, यानी कि बचपन का नाम आता है बीरबल का महेश दास और तानसेन का रामतनु पांडे। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद 5वें नवरत्न की बात करते हैं, मान सिंह। ये कौन था? आमेर के राजा भारमल का पौत्र। पौत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र का पुत्र। ठीक है, तो ये आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? बैरम खान का पुत्र था। और इसने क्या किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। तो बाबरनामा क्या है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। तो अब्दुल रहीम जो था उसी ने ही इसका फारसी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फैजी, फैजी कौन था? अबुल फजल, अभी पढ़ाया था अबुल फजल के बारे में, उसी का ही बड़ा भाई था जिसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया सॉरी। तो लीलावती किसकी रचना है? बेसिकली किसकी रचना है? लीलावती भास्कर आचार्य की, जो कि एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। और लीलावती इनकी पुत्री का नाम था। किसकी? भास्कर आचार्य की पुत्री का नाम था, यानी कि बेटी का नाम था लीलावती। तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर ही ये पुस्तक लिखी, ये बुक लिखी, लीलावती। तो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर का सलाहकार था, यानी कि एडवाइज़र था। और हकीम हुकाम, ये कौन था? ये रसोई घर का प्रधान था। ठीक है, तो आपको ये नवरत्न भी ध्यान में रखने हैं। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अकबर का टॉपिक्स में प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा जहांगीर का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।